तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। देखिए, झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं या फिर भारत के कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर जो है हमेशा सेम होता है सभी का। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया और योगा एजुकेशन का पेपर सेम होता है। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, यह पेपर जो है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू झारखंड का है। ठीक है, 22 से 26 के सेशन में पूछा गया पेपर है। अगर आपने एग्जाम दिया है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से तो मैच कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। ठीक है, सेट 1 का पेपर है जो कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। इसका आंसर भी हम लोग जानेंगे साथ में। ठीक है, वीडियो को 2 भागों में बनाया गया है। भाग 1 इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, भाग 2 में 50 क्वेश्चन रहेंगे। क्योंकि एक ही बार में अगर मैं 100 क्वेश्चन करवा दूँ ना, तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी 1 घंटा की वीडियो बनाते बनाते, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले कुछ जानकारी देता हूँ। यह पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, पास करने के लिए 40 मार्क्स लाना होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर सब्जेक्टिव होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और BBMKU झारखंड में 2 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर अभी तक ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो चुके हैं। आने वाले समय में जिनका भी एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, वो मैं बता दूंगा। विनोबा भावे हजारीबाग और आपका रांची यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव हुआ है। SKMU कोल्हान यूनिवर्सिटी, उनका एग्जाम कैसा रहेगा वो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, भारत क्वेश्चन है कि भारत अक्षांशीय स्थिति के अनुसार अवस्थित है। तो दोस्तों, भारत जो है किस अक्षांशीय में स्थित है? भारत जो है, राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। अगला है, भारत देशांतर स्थिति के अनुसार अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है? अगर देशांतर स्थिति की बात की जाए तो भारत जो है आपका स्थित है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पूर्वी गोलार्ध में। जो लोग इंग्लिश के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वे लोग इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा कि इंडिया इज लॉन्गिट्यूडनली लोकेटेड इन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 ईस्टर्न। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती भारत से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? इंग्लिश में है कि विच लैटिट्यूड पास थ्रो सेंट्रल इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। वास्तव में ऐसा कोई रेखा नहीं है यार, यह केवल कल्पना किया गया है भूवैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, ये मत सोच लीजिएगा कि कोई लाइन खींचा गया है बहुत बड़ा गड्ढा खोद खोद के, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नैनी से। इसको मिर्ज़ापुर भी बोला जाता है। एक वेब सीरीज भी आई थी, मुन्ना भैया, याद है? कौन कौन देखे हैं मिर्ज़ापुर, किंग ऑफ मिर्ज़ापुर? ठीक है, पंकज त्रिपाठी। और क्या था कि आप जिससे मिले थे वो एक व्यापारी था, और अभी आप जिससे मिल रहे हैं वो बाहुबली है। डायलॉग याद है पंकज त्रिपाठी का? चलिए, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, 1-2 इंटरेस्टिंग वेब सीरीज भी होती है, बट अगर आप 18+ नहीं है तो उसको मत देखिएगा। क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारित करती है। तो दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, अगर रेड क्लिप रेखा पूछ ले तो रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, रेड क्लिप रेखा। भारत चीन आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा। और अगर भारत और म्यांमार पूछ दे तो अलीगढ़ रेखा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इरावदी नदी जो है यह किस देश में बहती है? ये समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि इरावदी नदी सीमा है, यानी कि वह किस देश में बहती है? तो दोस्तों, वह जो है म्यांमार में बहती है, और भारत और म्यांमार के बीच में एगो सीमा बना देती है। ठीक है, कि इस साइड आइएगा तो आप भारत में है, उस साइड जाएंगे तो म्यांमार में है। और यह नदी मुख्य रूप से कहाँ पे बहती है? तो म्यांमार में बहती है, इरावदी। ठीक है, अगला है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पश्चिमी तट रेखा का भाग नहीं है? तो देखिए, पश्चिमी तट रेखा भारत का, मैं यहाँ पे मैप बना के थोड़ा सा समझाना चाहूँगा
ये मान लीजिए आपका भारत है, ठीक है। अरे यार क्या बन रहा है, लोटा बन जा रहा है। मतलब ये आपका भारत है, हो गया हमारा भारत, ठीक है, प्यारा भारत। यहाँ पे श्रीलंका हो गया, और ये आपका इस साइड का होता है ना, इस तरह से, हाँ, नॉर्थ इंडिया। बस इतना ही करते हैं यार। इधर गुजरात साइड हो गया आपका। तो ये जो हमारा है इधर, इसको बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम। ये गुजरात साइड पश्चिम, और ये जो हमारा श्रीलंका है इस साइड हो गया दक्षिण, और उत्तर जो है कश्मीर साइड हो गया, ठीक है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब क्या बोला है कि भारत में पश्चिमी सीमा रेखा है, तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो इधर का जो पश्चिमी है सीमा रेखा कौन सी है, इस साइड में जितना भी समुद्र का एरिया है ना, ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया पूर्वी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इनमें से कौन पश्चिमी तट रेखा का भाग नहीं है। तो देखिए कोंकण तट दोस्तों यह पश्चिमी में है, ठीक है। कोंकण तट गोवा के सामने है। मालाबार तट राइट आंसर हो जाएगा। मालाबार तट भी आपका इधर ही है, केरल में। काठियावाड़ तट, तो काठियावाड़ जो तट है आपका, यह कहाँ पे है? काठियावाड़ तट आपका कहाँ पे है जी, याद नहीं आ रहा है। कोरोमंडल तट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? काठियावाड़ तट गुजरात में है, ठीक है। कोरोमंडल तट, तो राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। दोस्तों कोरोमंडल तट जो है एक पूर्वी ओर आता है, आंध्र प्रदेश के साइड में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। पश्चिमी तट रेखा नहीं है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट एक पूर्वी तट रेखा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन पूर्वी तट रेखा का भाग है। तो कौन सा पूर्वी तट रेखा का भाग है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यार जमा ही आने लगा है, कि इनमें से कौन पूर्वी तट रेखा का भाग है, ठीक है। तो पूर्वी तट रेखा का भाग इनमें से कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पूर्वी तट रेखा का भाग कौन सा है। काठियावाड़ है, ये तो गुजरात में है। मालाबार तट केरल में है। कोंकण तट जो है, कोंकण तट गोवा में है। सॉरी ये काठियावाड़ नहीं है जी, ये काकीनाड़ा है, काकीनाड़ा तट, ठीक है। और ये काकीनाड़ा तट आपका इस साइड में है। किस साइड में है? पूर्वी साइड में। आप लोग देखिएगा तो ये आपका कहाँ पे आएगा? तेलंगाना के आसपास आएगा या आंध्र प्रदेश के आसपास, ठीक है। देख लीजिएगा मैप में, डेफिनेटली वहीं पे होगा। आगे देखते हैं। अगला है अंडमान द्वीप अवस्थित है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में है। बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इंग्लिश में, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। तो पूर्वी भारत का जितना भी एरिया है ना भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, और उत्तर भारत का भी, मतलब उत्तर पूर्व एरिया। तो उत्तर पूर्व एरिया में यहाँ पे एक ही क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में ज्वालामुखी का पहला उद्गार केंद्र कहाँ पे था। तो भारत में ज्वालामुखी का पहला उद्गार केंद्र कहाँ पे था? यार भारत में ज्वालामुखी का पहला उद्गार केंद्र था बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब यहाँ पे कहीं पर भी बैरन द्वीप नहीं दिया है, तो अब मैं क्या बताऊँ इसका आंसर, ठीक है। अब मार लीजिए आपको जो मारना है। जहाँ तक मेरा अनुमान है बैरन द्वीप होना चाहिए। अब ऐसे में क्या टिक लगाइएगा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वो एक गाना भी है कि बैरन हवा के झोंके ने, कैसा गाना है यार मुझे याद भी नहीं आ रहा है, नहीं तो गा के सुना देता। क्वेश्चन है हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दोस्तों हिमालय जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। लेकिन पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कंचनजुंगा हो जाएगा, ठीक है, कंचनजंगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है इनमें से कौन हिम नदी है। हिम नदी किसको बोलते हैं? ग्लेशियर को, जिसमें जो है बर्फ की नदी बहती हो। तो देखिए सियाचिन एक हिम नदी है, यहाँ पे बर्फ की नदी बहती है, ठीक है। अगला है खैबर दर्रा कहाँ पे अवस्थित है। तो दोस्तों खैबर दर्रा जो है यह उसी देश पे अवस्थित है जहाँ से अलग हुआ है, पाकिस्तान। जी हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, ठीक है, पाकिस्तान। अगला है गोंडवाना स्थल जो है अवस्थित है। तो मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर चलूँगा। भारत जो है पहले इस तरह से था, मतलब 2 महादेश एक ही साथ जुड़ा हुआ था, और जब अलग हुआ तो भारत का निर्माण हो गया। टेथिस सागर नाम था उसका, गोंडवाना आइलैंड नाम था उस समय, फिर टेथिस सागर बना और वहीं से भारत का निर्माण हुआ है। तो यह जो है टेथिस सागर के दक्षिण भाग में स्थित था।
गोंडवाना स्थल टेथिस सागर के दक्षिणी भाग में स्थित था। ठीक है, बाद में टूट गया, फिर भारत का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय उत्थान की अवस्थाएं हैं। हिमालय उत्थान की कितनी अवस्थाएं हैं? तो हिमालय उत्थान की 3 अवस्थाएं हैं, सबसे ऊपरी भाग, फिर मध्य भाग, फिर शिवालिक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? तो प्रायद्वीप मतलब प्रायद्वीप भारत में समझते हैं? नहीं समझते हैं ना बबुआ, चलो अब बतावत बानी। ऐसा मत समझिएगा कि यार मैं बिहार का हूँ, थोड़ा सा भोजपुरी बोल रहा हूँ, तो नहीं, मैं ठेठ झारखंडी हूँ दोस्त। कभी कभी आप लोगों के मनोरंजन के लिए बोल देता हूँ भोजपुरी। ठीक है, तो देखिए ये जो भारत हो गया, ये इधर हो गया आपका पूरब साइड, ये हो गया आपका गुजरात साइड। अब जहाँ से समुद्र सटा है, ये समुद्र जहाँ से मतलब गुजरात से लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल तक, ये जो समुद्र का एरिया है ना, इधर आपका अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, सॉरी बंगाल का खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है नीचे तरफ। तो ये जो पूरा का पूरा समुद्र एरिया है, मतलब ये पूरा का पूरा भारत, ये भारत कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, जिस क्षेत्र का 3 भाग घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप समझ गए, प्रायद्वीप भारत। अब बोला गया है कि प्रायद्वीप भारत की नदी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सोन नदी जो है प्रायद्वीप भारत की नदी नहीं है, यह पंजाब में बहती है, और पंजाब इसके क्षेत्र में नहीं आता है। पंजाब जो है ऊपर के क्षेत्र में आता है, यह समुद्र से टच नहीं है। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान से टच है, तो समुद्र से टच नहीं है, तो सोन नदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोन। आगे देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो प्रायद्वीप भारत समझ गए। अब पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब पूरब इस साइड है और ये पश्चिम इस साइड है, तो इस साइड बहता है, मतलब कि आपका बंगाल की खाड़ी से होकर के अरब सागर की ओर बहती है, मतलब पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरात की ओर बहती है। चलो यार, इतना समझा रहा हूँ, समझ जाइएगा। मुझे लगता है मास्टर लोग भी इतना नहीं समझाता होगा। ठीक है, चलिए समझाते हैं, नहीं समझाते वो तो मुझे नहीं मालूम है। क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रायद्वीप भारत की नर्मदा नदी जो है आपका पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नर्मदा को जो है ना जीवन रेखा कहा जाता है। कहाँ के? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा को, और नर्मदा नदी का दूसरा नाम है रेवा नदी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, मतलब कि ये जो आपका प्रायद्वीप भारत है इधर दक्षिण हो गया, साउथ से ये आपका उत्तर की ओर बढ़ रही है, इधर बढ़ रहा है यार ऊपर की ओर। तो कौन सी नदी है? नदी का राइट आंसर क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम है सोन नदी। ठीक है, कौन नदी? सोन नदी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। इसमें पूछा गया है कि पूर्व की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो दोस्तों पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? गोदावरी। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे क्योंकि बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा समझा रहा हूँ। अब थोड़ा समझाऊंगा कब, और बातें ज़्यादा नहीं करूँगा। 21 नंबर है कि किस नदी के द्वारा जमा किए गए तलछट से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी। इंग्लिश में बोलेंगे इंडो ब्रह्मा। ठीक है, इंडो मतलब सिंधु, ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है? तो कौन पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात का मैदान। ठीक है, आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन पूर्वी तटीय मैदान का भाग है? तो पूर्वी तटीय मैदान का भाग इनमें से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, काकीनाडा तटीय मैदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारी मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी ने। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है, सॉरी यार गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे अवस्थित है? तो गंगा नदी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम पे स्थित है। यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो गंगा डेल्टा मार देंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में
योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाया गया था 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 के बीच में। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षीय की योजना होती है। यार इतना जल्दी जल्दी नहीं बोल सकता हूँ दोस्त धीरे धीरे ही बोलूँगा। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया? तो बोला, किसने बोला? जवाहरलाल नेहरू ने बोला, यार सुनो, पंचवर्षीय योजना 5 साल के अंदर हमें कृषि को सबसे आगे बढ़ाना है। हमारे भारत में बहुत ज़्यादा भूखे आदमी हैं, ठीक है, उनको खिलाना है और कृषि पर जोर दिया गया। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में जब कृषि पे हम लोग अच्छे पैदावार कर लिए, तब बोला कि अब दूसरी पंचवर्षीय योजना चलेगी जिसपे उद्योग पे बल देंगे, अब हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ फैक्ट्री लगा दूसरे पंचवर्षीय योजना में, और इसको तैयार किया था पीसी महानालोबिस ने। ठीक है, पीसी महानालोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की कैसी अर्थव्यवस्था है? तो हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, यानी कि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिला जुला खिचड़ी है। ठीक है, और आदमी सरकारी पे जान छिड़कता है, प्राइवेट पे उतना जान नहीं छिड़कता है, लेकिन अब बेरोजगारी को देखते हुए प्राइवेट की ओर लोग जाने लगे हैं। ठीक है, और मैं कहूँगा कि वक्त इसके साथ बदल जाओ तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, सरकारी के भरोसे मत रहना। अगर आप लोग में से सरकारी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 से 2 साल कीजिएगा फुल डेडिकेशन के साथ, यार पूरी निष्ठा के साथ 1 से 2 साल मेहनत कीजिए सरकारी नौकरी के पीछे। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो सिंपल सा बात है, झोला उठाओ और कमरा खाली करो यार, और कोई अपना अच्छा सा काम ढूंढ लो। जीवन में बहुत सारा काम है, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी करें। ठीक है, लेकिन कुछ पागल होता है कि नहीं मुझे लेना है तो नौकरी नहीं लेना है। यार पागल जैसी बात मत करो, समझे? चलिए, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैर आपकी कुल्हाड़ी, जहाँ मारना है मार लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होती है? तो बंद अर्थव्यवस्था हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी एग्जाम्पल ऑफ बोलते हैं जिसमें दोस्तों हम लोग विदेशी व्यापार ही नहीं करते हैं यार, ना तो हम देंगे सामान ना ही लेंगे। ठीक है, मुंह फुला लिया है, रुस गया है एकदम, ना देंगे ना लेंगे। चलो यार, इसी को बोलते हैं क्लॉज हो गया है, पूरी तरह से बंद हो गया है, विदेशी व्यापार नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। डी नंबर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन भारतीय योजना का दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, सामाजिक और समानता जो है, समानता और सामाजिक न्याय, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का दीर्घकालीन उद्देश्य नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जिसमें हम भी उपयोग करें और हमारे फ्यूचर वाले जो आने वाले हमारे पीढ़ी होंगे, बाल बुतरू बच्चा लोग होगा हमारा, ठीक है, मतलब हम सभी का, तो वो खुशी से जिए, यानी कि वर्तमान पीढ़ी के साथ भविष्य का आर्थिक विकास। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक भारत का निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोला जाता है। बहुत से लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं भी पहले बोलता था यार, लेकिन जब सच्चाई जाना तो नहीं बोला, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ बुराइयां हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एकदम से बिना काम का था। यार बहुत काम का आदमी था सच में। ठीक है, कुछ गलतियां थी मैं मानता हूं, लेकिन गलतियां तो हर किसी में होती हैं। ठीक है, उनकी अच्छाइयों को देखिए, गलतियों को इग्नोर कीजिए, इग्नोर नहीं करना है बट सीख लेना है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, कैसा अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है, डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि हमारा भारत जो है विकसित नहीं हुआ है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, एक है देश, एक होता है विकासशील देश, ठीक है, उसी तरह एक विकसित अर्थव्यवस्था होती है, एक है विकासशील अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? विकासशील, मतलब अभी चल रहा है, विकास का काम चल रहा है, डेवलपिंग है। ठीक है, तो भारत उसी में आता है, डेवलपिंग है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। विकासशील अर्थव्यवस्था भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, जितने भी कंट्रीज हैं वो हैं। अगला है, और एक है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जैसे पाकिस्तान हो गया, पिछड़ा है। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका पीसी नरसिम्हा राव को माना जाता है। ठीक है,
अगला है 36 नंबर क्वेश्चन कि तीव्रधारणीय तथा अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में चलाया गया था। अगला है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, और राजीव गांधी की वाइफ थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ही नारा दिया था कि गरीबी हटाओ। फिर बोलने लगे कि गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को ही हटाओ, ना रहेगा बांस ना ही बजेगी बांसुरी। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। मतलब ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा कि इंदिरा गांधी ने एक नारा चलाया गरीबी हटाओ, फिर बाद में उन्होंने कहा कि गरीब को ही हटाओ। मतलब गरीब को हटा देता तो आज आप और हम नहीं होते यार, सिंपल सी बात है। यानी कि नहीं हटाया था। ठीक है, राजीव गांधी की वाइफ थी। ठीक है, और सोनिया गांधी की सास थी। सोनिया गांधी की सासें थी ना जी? हाँ, सासें थी। सास थी ना बेटी थी? चलिए देख लीजिएगा आप लोग, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। निम्न में से कौन असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो देखिए, असमानता घटाने के उपाय इनमें से कौन सा नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, भूमि सुधार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। अगला है 39 नंबर कि निम्न में से कौन गरीबी निवारण के लिए नहीं है? यार ये तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर आप लोग खोज लीजिएगा, इसका आंसर मुझसे नहीं होगा 39 का। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ? हाँ, यह शुरू हुआ था आपका 2016 में, 1 मई 2016 में। और इसके तहत आदमी को गैस चूल्हा मिला था, याद है? आपको भी घर में मिला था, मुझे तो मिला था यार लेकिन कोई काम का नहीं, 1-2 बार यूज किया और मतलब फ्यूज हो गया उसका, गैस निकलने लगा, तब तो रख दिए उसको। अभी भी घर में पड़ा हुआ है, इंडक्शन यूज होता है और कोयला का चूल्हा यूज होता है। अगला है लिंग अनुपात का अर्थ क्या है? तो लिंग अनुपात का ये अर्थ है कि प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, इसी को बोलते हैं लिंग अनुपात। इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है भारत में गरीबी को डैश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ठीक है, इन इंडिया पॉवर्टी हैज़ बीन डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ डैश। तो किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? कैलोरी में। दोस्तों गांव में 2400 कैलोरी है और शहर में 2100 कैलोरी है। ठीक है, आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि देश भर में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST शॉर्ट में, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म होता है, कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। यार उस टाइम जब लागू हुआ था मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या है, डेली पेपर में आ रहा है, पेपर पढ़ता था तो समझ नहीं आ रहा था, बाद में पता चला है यार देश की पूरी जो टैक्स कलेक्शन की सिस्टम है वही बदल गई है। अगला है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र का जो है हिस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और द्वितीय का भी बढ़ता ही जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, 45 नंबर है भारत में आर्थिक सुधारों का वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों इंग्लिश में बोलेंगे द ईयर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 में 1991 में भारत ने जो है आर्थिक सुधार अपनाया और ग्लोबलाइजेशन की ओर कदम बढ़ाया, वैश्वीकरण की ओर कदम बढ़ाया। ठीक है, विश्व व्यापार की ओर कदम बढ़ाया। अगला है भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। यार मेरे यहाँ पर भी गर्मी है, थोड़ा सा भी सर्दी भेज देना। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि योजना आयोग का स्थान निम्न में से किस संस्थान ने लिया? तो योजना आयोग का जो है स्थान किस संस्थान ने लिया? दोस्तों योजना आयोग जो है पहले 5 वर्षों का योजना चलता था, जो 1951 से 56 के बीच में चला था। पहला क्वेश्चन आया था ना कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 1956 तक, वही योजना आयोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोड़ दिया गया, दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चला, 2012 से 17 तक। उसके बाद नीति आयोग आ गया। अब बोला हटो यार तुम, अब मुझे आने दो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग नेशनल, क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम मतलब कि एकदम गरीब राज्य समझो ना यार, तो इसमें हमारा राज्य भी आता है, झारखंड, बिहार, झारखंड,
ठीक है। उत्तर प्रदेश तो कम ही आता है, लेकिन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और एक दो राज्य है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सभी गरीब राज्य हैं, तो बिहार यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि को वित्त देने वाला शीर्ष बैंक कौन है। तो दोस्तों भारत में जो है कृषि के क्षेत्र में ऋण देता है यार, ठीक है। कृषि क्षेत्र में शीर्ष बैंक, कृषि में वित्त देने वाला मतलब ऋण देने वाला। कृषि के क्षेत्र में अगर आपको ऋण चाहिए ना, तो बैंक कौन बैंक देगा? नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर, क्या नाम है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं भी भूल जाता हूँ यार, रिवीजन कर ले रहा हूँ। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए एक वीडियो को कंप्लीट करने में इतना ज़्यादा समय लग गया, अगर मैं एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक बना दूँ ना तो 1 घंटा समय लग जाएगा, मेरा भी बैठते बैठते हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए, फुल तैयारी कीजिए, एकदम जम के तैयारी कीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तैयारी कीजिए। अगर आपके एग्जाम में केवल मालूम नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, जैसे कि SKMU में क्या पूछा जा रहा है अभी मालूम नहीं है, अगर आप SKMU से हैं तो दोनों की तैयारी कीजिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो मैंने बताया है, आप देख के तैयारी कीजिए। सभी के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, बाय।